गुड मॉर्निंग रानक। গুড মর্নিং দাদা, সরি একটু লেট হয়ে গেল। ওকে ওকে ओके गुड मॉर्निंग प्रीतम। Good morning, sir. मॉर्निंग। मॉर्निंग रोशनी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया मैंने। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस हो रहा था, है ना? रेसिडेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस, जैसे कि मैं लास्ट वाला क्लास में भी बोला था कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इनकम टैक्स, बिकॉज ये टॉपिक ही डिसाइड करता है, ये इस चैप्टर में जो भी प्रोविजंस है यही डिसाइड करता है कि भाई अल्टीमेटली इंडिया में टैक्स किसको देना है और इंडिया में टैक्स किसको नहीं देना है। आई होप क्लियर है ना सर? ये जो आप लोग अगर बजट का क्लास किए थे, वो बजट मतलब मैं बजट एनालिसिस का बात कर रहा हूँ, नॉट दी कॉस्ट बजट, जो एक चैप्टर होता है कॉस्टिंग में जो मैम कराएंगे या कराते हैं। मैं बजट मतलब बोलने का कोशिश कर रहा हूँ जो 2021 में फाइनेंस बजट जो क्लास में डिस्कशंस हो रहा था, उसमें एक डिस्कशंस था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि सरकार को कहाँ से कितना पैसा मिलता है। ठीक है, मतलब सरकार का इनकम का सोर्स क्या है, रेवेन्यू का सोर्स क्या है, और सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं। तो उसमें दो, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सोर्स ऑफ इनकम, वन इज कॉल्ड इनकम टैक्स, अनदर इज कॉल्ड जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्योंकि ये जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स सरकार का इतना इम्पोर्टेंट आपका टैक्स का सोर्स है, तो स्पेशली अगर हम लोग इनकम टैक्स में भी बात कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, तो इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस एक बहुत बड़ा जगह लेता है कि भाई अल्टीमेटली तुम जिससे टैक्स लोगे वो इंसान कितना रेसिडेंट है। और जैसे कि लास्ट दिन मतलब कल यस्टरडे वाले क्लास में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ही मतलब स्टेटस को समझने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, उसमें कौन रेसिडेंट बनेगा और कौन नॉन रेसिडेंट बनेगा, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर समझ लिए थे, है ना? तो आज और डिटेल्स बात करना है उसमें, आज आर नॉर भी समझना है। अगर कोई इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, मतलब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, या फिर अगर वो फॉरेनर है इंडिया में आते हैं, या फिर अगर वो इंडियन सिटीजन है बाहर रहते हैं कभी कभी इंडिया आते हैं, तो वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले कल का जो होमवर्क था, मैं पहले होमवर्क डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यूशन क्लास में जाऊंगा, मतलब जो आज में बात करना है। ठीक है, तो पहले कल में जाते हैं फिर आज में आते हैं। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। जिनके पास कल वाला क्वेश्चन नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था, है ना? दो क्वेश्चन था होमवर्क में। ट्राई किए सर किसी ने भी? है दादा। ओके ओके, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स, a foreign citizen, come to India for the 100 days every year since 2006-7। आपको पूछा गया है कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 13-14। वेरी इजी सम्स, बट फिर भी आप लोगों का जवाब क्या मैं जानना चाहूँगा। ज्योति, ये वाला क्वेश्चन कल हुआ था, देख लो। ज्योति दिख रहा है क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ज्योति, सुविधा होगा तुम्हें। यस सर। ये दो होमवर्क दिया हुआ था, तो रोशनी ने किया, तो रोशनी क्या जवाब होगा, रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? जियाउल बोल। रेसिडेंट होगा सर। रेसिडेंट होगा। कितना दिन है इंडिया में, तो प्रोविजंस में तुम्हारा कैलकुलेशन आंसर क्या आया है? कंडीशन भी फुलफिल करेगा। कंडीशन बी फुलफिल करेगा, कितना दिन?
60 days and 400. 60 एंड 400, 60 डेज एंड 400 दिन। 100 करके पर ईयर रह रहा है। हाँ तो 60 एंड 400, मतलब तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 100 और 100 হবে। 100 100 and एंड, हाँ 100 सही है, and 400 है ना। 100 दिन प्रीवियस ईयर में एंड 400 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर में। तो जो तुम्हारा जवाब, तुम्हें वो बोलना है ना। प्रोविजंस तो 60 एंड 365 बताते हैं, लेकिन प्रोविजंस को अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो नो इशू। तो रेसिडेंशियल स्टेटस से हमारा जो येस्टरडे होमवर्क था हम लोग वही अभी कर रहे हैं। चलो 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, येस्टरडे होमवर्क जियाउल नहीं किया, ऋषभ, प्रीतम ट्राई नहीं किया आप लोगों ने क्या, या किए हैं? ना सर हाँ आई नहीं, जियाउल का आवाज़ नहीं आ रहा है। जियाउल नहीं किया क्या? রওনাক করেছিলি? আমি তো শুরুতেই বললাম হয়ে গেছে আমার। ও বুঝতে পারিনি। वेरी गुड सर। अच्छा देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। किस तरह से सॉल्व करना है इसको? प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर में 13-14, हाँ प्रीवियस ईयर 13-14 में हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, और उससे पहले का ठीक 4 साल, दैट इज 12-13, 11-12, 10-11 है ना, एंड 9-10। तो हमें 4 साल का डेटा चाहिए होता है। अब जितना मिल जाए उतना अच्छा। एक चाहिए प्रीवियस ईयर जो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा है, ठीक है, दैट इज़ आवर प्रीवियस ईयर, मतलब कैलकुलेटिव प्रीवियस ईयर। इसमें कितना दिन वो है, तो ये सवाल तो एकदम इजीली पूछा था सर कि वो केम टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर सिंस 2006-7, कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 13 एंड 14। तो 6-7 से आ रहे हैं, बट हमें 6-7 से डेटा चाहिए या फिर हमें बस 13-14 का चाहिए और उससे पहले पिछला 4 साल चाहिए? डू यू नीड टू না कैलकुलेट फ्रॉम दी 6-7 तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है ना सर। तो क्योंकि না 6-7 দাদা से जरूरत नहीं है तो फिर आप हर हर साल 100 डेज करके आ रहे हैं ना, तो आपका जवाब बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। 100 डेज, 9-10 में 100 डेज, 10-11 में 100 डेज, 11-12 में 100 डेज, 12-13 में 100 डेज। तो बहुत लोगों ने कर लिया आई नो, एंड 13-14 में भी ऑल्सो 100 डेज। तो इसमें हमें चाहिए था 60 दिन 13-14 में, है ना, जो हमारा कैलकुलेटिव प्रीवियस ईयर है। इसमें हमें कितना चाहिए था? वी नीड 60, तो हमारा फुलफिल हो रहा है 100, तो हो रहा है। और इसमें हमें टोटल चाहिए था 365, मतलब नीड है 365 का, बट फुलफिल हो रहा है कितना दिन? 400 400 डेज। ओके, तो नीड है 365 का बट फुलफिल हो रहा है 400 दिन का। तो इसका मतलब हमारा जो सेकेंड प्रोविजंस है वो तो फुलफिल कर रहा है। तो आपका आंसर कुछ इस तरह का लिखने में हो जाएगा। ये था आपका कैलकुलेशन। एज पर सेक्शन 6, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, an individual treated as a resident, an individual treated as resident in India, resident in India, if he और सी, मैं एक बार प्रोविजंस रिपीट कर रहा हूँ, इफ ही और सी satisfy any one condition
आउट ऑफ 2, है ना? एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 2 ना? आउट ऑफ 2 कंडीशन, that is A, present in India for 182 days, present in India for 182 days in the previous year, 182 days in the previous year, और हमारा current previous year था 13-14 as per our question. ओके अगर ये 2020 1920 होता तो आप 1920 लिखते, जो भी रहता उसके हिसाब से आप लिखते. तो प्रेजेंट इन इंडिया 182 डेज एंड कंडीशन बी जो है आपका दैट इज 60 डेज इन इंडिया, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर. मतलब इसको ऐसे लिखना चाहिए था, प्रेजेंट इन इंडिया, present 60 days in previous year in India and 365 days in immediately, जानते हो आप लोग इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, immediately preceding the previous year, immediately preceding the 4 previous year. ठीक है, immediately preceding the, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, immediately preceding the क्या होगा सर, लैंग्वेज बताओ. 60 days in previous year in India and 365 days 365 in 4 previous year immediately preceding the previous year. in 4 previous year immediately preceding the previous year, that is 13-14, जो हमारे एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में हैं. तो अभी इसका कंक्लूजन्स पॉइंट क्या है, इन द गिवन प्रॉब्लम Mr. X failed to satisfy condition A, failed to satisfy condition A, but he satisfy condition B. कंडीशन ए तो फुलफिल नहीं कर रहा है सर, दैट इज 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट तो फुलफिल नहीं हो रहा है उसका, बट कंडीशन बी दैट इज 100 डेज इन प्रीवियस ईयर 13-14 या वॉट एवर गिवन इन योर क्वेश्चन एंड 400 डेज in previous year, in 4 previous year immediately preceding the previous year, so Mr. X is a, क्या हो जाएगा, so Mr. X is a resident in India. Okay, so Mr. X is a resident in India. Clear है ना? So Mr. X is a resident in India. Clear है पक्का? है दादा. Okay. जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं किया था आई थिंक उनको भी याद आ गया, जैसे कि ज्योति नहीं था. ज्योति क्लियर हो गया ना? प्रोविजन से याद आ गया कि नहीं आ गया? यस सर. यस सर. अच्छा, और एक क्वेश्चन था, मिस्टर एक्स, ये वाला किए हो किसी ने? रौनक ने किया, रोशनी ने भी किया. मिस्टर एक्स ए फॉरेन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एज ऑन 14 Feb 2009 एंड स्टे हियर. ऋषभ किया कि नहीं किया? एंड स्टे हियर टिल 2nd May 2009. ही अगेन केम बैक टू इंडिया as on 22nd December 2010 and stay here till 15th Feb 2011. He again came back to India as on 4th Jan 2012 and stay here till 25th of July 2012.
He again came back to India as on 16 January 2013 and stay here till 2nd August 2013. Calculate residential status of Mr. X for previous year 13-14. थोड़ा लंबा आना जाना है इसका, तो अगर ऐसा लंबा आना जाना होगा, हो ही सकता है, बार बार आता है बार बार जाता है, लेकिन सवाल है कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करें। ऐसे जो लोगों ने किया उनका क्या जवाब आया, जिन्होंने भी किया क्या जवाब आया सर? रेसिडेंट है, सॉरी नॉट रेसिडेंट है, फेल्स टू सेटिस्फाई। नॉन रेसिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट, हाँ सभी का जवाब नॉन रेजिडेंट आया क्या? हाँ, रौनक का भी जवाब नॉन रेजिडेंट है? ना दादा, नहीं रेसिडेंट है बट कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तो फिर अगर कंडीशन बी फुलफिल कर रहा है तो फिर नॉन रेजिडेंट क्यों? रेसिडेंट है, नहीं एक्चुअली मैंने देखा नहीं। আমার আনসারটা এসছে কি 2013-14 এ টোটাল 124 ডেজ ছিল, আর কি বলে ওই 4 ইয়ার্স এর ওইটাতে 367 ডেজ ছিল। তো ওই হি মিস্টার এক্স satisfies the second condition of section 6 subsection 1 according to which stays for 124 days in the previous year 2013-14 and 367 days in the previous 4 years immediately preceding the previous year, hence he is a resident of India. वेरी गुड वेरी गुड, ओके यस सर, सेम आंसर। समझ गया। ठीक है, देखो अब जिनका नहीं दादा, हुआ, हाँ बोलो। আমার সিলি মিস্টেক হয়ে গেছে, আমি ঠিক লিখে প্লাসে ভুল করে দিয়েছি। ओके ठीक আছে, মানে ঠিক করেছি। Resident ओके হ্যাঁ হ্যাঁ, अब देख लो, जिसे भी दिक्कत है मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। ऐसे भी अच्छा क्वेश्चन है, तो वेरी गुड क्वेश्चन, कि ये जो बार बार आते हैं जाते हैं तो इसका हिसाब हमेशा पक्का कैसे होगा, और इट्स अ गुड सम। तो मिस्टर एक्स जो फॉरेन सिटीजन है, तो इसका एक काम करते हैं ना, इसका पूरा एक बार एक माइंड मैप ड्रॉ कर लेते हैं, तो सबसे बेहतर होगा कि कब कब आ रहा है और कब कब जा रहा है। देख लो ऋषभ, प्रीतम, ज्योति, आप लोग भी देख लो कि इसका आना जाने का जो किस्सा है, ठीक है, ये जो बार बार अराइव करता है, बार बार डिपर्चर करता है, तो सबसे पहले ना ये फर्स्ट टाइम जब आ रहा है दैट इज 14 Feb 2009, तो ये 2009 का फरवरी कौन से प्रीवियस ईयर का पार्ट है प्रीतम? फरवरी 14th 2009 which is a part of which previous year? बोलो। 8-9 का है। प्रीवियस ईयर 8-9 वेरी गुड, प्रीवियस ईयर 8-9 का पार्ट है, और प्रीवियस ईयर 8-9 में दैट इज 14 फरवरी 2009 में वो फर्स्ट टाइम इंडिया पहुंच रहे हैं। फिर वो इंडिया में कितना दिन है? टिल 2 मई 2009 इंडिया में वो है 2 मई 2009 तक। तो फिर 2 मई 2009, मतलब आपको इसी तरह से करना चाहिए क्वेश्चंस को। अब किसी कैसा भी क्वेश्चन आए तो 2 में आप यहाँ पर लिख लो 2 मई 2009। तो 2 मई 2009 ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 9-10 9-10 हो। इनकी तो सही बोल रहा है, बाकी लोगों से भी पूछूंगा। ज्योति হ্যাঁ দাদা, बोलो। ऋषभ, 2 May 2009 is a part of which previous year? 9-10? यस सर। ओके, तो 9-10 हो गया। अच्छा, फिर आपको क्या करना चाहिए? प्रीवियस ईयर 10-11 में कुछ हो रहा है कि नहीं? वो फिर से कब आ रहा है देखो, तो वो फिर आ रहा है stay here till 2 May. He again came back as on 22nd of December 2010, as on 22nd of December 2010, ठीक है। तो 22 दिसंबर 2010 ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, एंड स्टे कर रहा है 15 Feb 2011 तक। तो 9-10 हाँ ठीक से बोल, 22-12 दैट इज 22 दिसंबर 2010, सॉरी 10-11 मतलब ये दिसंबर 10 है, तो ये 10-11 का पार्ट है, मतलब अप्रैल टू मार्च वाला कहानी तुम्हें याद रखना है।
ओके, फिर कब तक रह रहा है? 15 फरवरी 2011 तक। ये किस प्रीवियस ईयर का पार्ट होगा? 15 फरवरी? 11 12 नहीं सर, ठीक से बोलो। 10 11 फिर मतलब प्रीवियस ईयर चालू कब होता है? अप्रैल टू मार्च। तो आपका पूरा 31st का March. पूरा हिसाब, हाँ, अप्रैल 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हिसाब उसके अंदर जो भी होगा उसको देखना है आपको। ये 15 फरवरी 11 मतलब 10 11 है ना? तो 10 11 का पार्ट है। वेरी गुड सर। अच्छा, फिर से वो कब आ रहा है? फिर से कब आ रहा है? फिर चला जा रहा है ना? तो ये आ रहा है, जा रहा है, ये आया फिर ये गया, मतलब इतना दिन रहने के बाद जा रहे हैं। फिर यहाँ से आ रहा है, फिर इतना दिन रहने के बाद फिर जाएगा। अब फिर इंडिया में वापस आ रहा है, वो फिर से इंडिया में वापस आ रहा है। कहाँ? ही अगेन केम बैक टू इंडिया एज ऑन 4 जैन 2012 एंड स्टे कर रहा है 25 जुलाई तक। तो 4 जनवरी को वो फिर से आ रहा है। तो बताओ 4 जनवरी 2000 कब आ रहा है? 12 को। विच प्रीवियस ईयर पार्ट? बोलो। 11 12 11 12, वेरी गुड सर। फिर वो कितना दिन तक है? 26 जुलाई ना, या 25 जुलाई? क्या बताया था मैंने क्वेश्चन में? 25 25 जुलाई, ठीक है। 25 जुलाई 2012, ठीक है। 25 जुलाई 2012। तो 25 जुलाई 2012 तक उसको रहने दो। ये किस प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 12 13 12 13 12 13, वेरी गुड सर। 12 13, ठीक है। माइंड मैप बना लो, फिर इसके बाद काम बड़ा आसान हो जाएगा। फिर अगेन वो आ रहे, फिर से आ रहा है। फिर से वो आ रहा है 16 जनवरी 2013 को, और उसके बाद 2 अगस्त 2013 तक वो इंडिया में ही है। तो 16 जनवरी 2013 तक। तो 16 जनवरी 2013। तो फिर 16 जैन ही है ना? हाँ, 16 जैन 2013। ये किस प्रीवियस ईयर का पार्ट है सर? 12 13 12 13। और फिर इंडिया में वो रह रहा है 2 अगस्त 2013 तक। विच प्रीवियस ईयर का पार्ट है ये? 13 14 13 14, सही बोला ना? यस, सही बोला, ठीक है, एकदम सही है। तो फिर अगर आपका माइंड मैप क्लियर हो गया कि भाई वो बंदा जो है मिस्टर एक्स, इसका आने का और जाने का पूरा कहानी आपने प्रीवियस ईयर वाइज दर्ज कर लिया, ठीक है, आपने उसको नोट डाउन कर लिया। अब आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अब जैसे कि खुद से किए हैं तो खुद ही से बाकी काम भी सॉल्व कर लो सर। कितना बार भी आए जाए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 13 14 हमारा कैलकुलेटिव प्रीवियस ईयर है, तो ये वाला तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। दिस इज योर कैलकुलेटिव मंथ। कितना दिन में वो कितना बार आ रहा है, रह रहा है, उसका हिसाब आपको चाहिए। एंड लास्ट एक कॉलम होना चाहिए, दैट इज क्या बोलेंगे सर? टोटल। एक टोटल कॉलम भी लास्ट में आपको करना चाहिए। तो फिर 13 14 के छोड़ के इसके पिछले का 4 साल भी आपको दिखाना चाहिए, है ना? तो एक्सेप्ट 13 14 यू ऑल्सो राइट डाउन 12 13, 11 12, 10 11, 9 10, 8 9। ओके, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे तो 9 10 तक लिखने से ही काम हो जाता है, 8 9 लिखने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 8 9 में वो आ रहा है ज़रूर, बट दैट इज़ नॉट योर रेलिवेंसी फॉर कैलकुलेशन ऑफ 13 14 प्रीवियस ईयर का। तो इसलिए 8 9 पे वो ज़रूर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 9 में वो इंडिया में ज़रूर आ रहे हैं, बट फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ 13 14 रेसिडेंशियल स्टेटस यू डोंट नीड टू राइट डाउन दिस, बिकॉज आपका तो पिछला 4 साल तक ही चाहिए। तो 4 साल आपका कंप्लीट हो जाता है 9 10 तक में, है ना? आपका पिछला 4 साल तो 9 10 में ही कंप्लीट हो रहा है ना, तो इसलिए 8 9 लिखने का ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, है दादा।
ठीक है, तो इसलिए वो आए जाए फर्क नहीं पड़ता, आपको जितना ज़रूरी है एज पर दी प्रोविजंस आप उतना ही करना। तो अब आप लोग मुझे बता दो कि 9-10 में वो इंडिया में कौन सा मंथ में है और कितना कितना दिन करके है। इन 9-10 वो इंडिया में कितना दिन है और किस मंथ में कितना दिन रहा है। वो आया है 2 मई 2009 को, सॉरी वो जा रहा है 2 मई 2009 को, उसने आया था 14 फरवरी 2009 को 8-9 में। अब सवाल है सर 9-10 में वो कितना दिन इंडिया में है। बोल ऋषभ बोल। हेलो सर 32 days। 32 डेज तो टोटल हो गया, अप्रैल में 30 डेज ना, हाँ बिकॉज ये तो कंटिन्यूएशंस में चल रहा है, ये तो उसका कंटिन्यू चल रहा है ना, जो 8-9 में वो आया था, फरवरी मार्च फिर अप्रैल आ गया, फिर अप्रैल आते ही वो 9-10 हो गया ना, तो अप्रैल में 30 दिन है और मई में 2 दिन है, बस आपको यही तो करना चाहिए। तो 30 डेज इन अप्रैल, ये समझ में आया कि नहीं आया रे। अप्रैल में 30, मई में 2, तो उसके बाद वो है क्या इंडिया में, बाकी मंथ में वो इंडिया में नहीं है सर, बाकी जो मंथ है उसमें वो इंडिया में नहीं है। तो अल्टीमेटली 32 डेज वो इंडिया में 9-10 में है। फिर 10-11 में वो इंडिया में कब आया, इन 10-11 वो इंडिया में कब आया सर, बोलिएगा। दिसंबर हाँ 22 दिसंबर को आया। 22 दिसंबर को आया, तो अगर 22 दिसंबर को आया तो फिर दिसंबर में कितना दिन है इंडिया में, 10। 10 days। 10 डेज, 10 दिसंबर डेज में। दिसंबर में। हाँ बिकॉज 31 से अगर आप 22 हटाओ तो 9 होता है, और एक दिन आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए बिकॉज जिस दिन आता है वो डे काउंट होता है, तो 10 दिन। जनवरी में कितना दिन हो जाएगा, 31, 31, फरवरी में क्या करेंगे, 15, फरवरी में तो वो चला जा रहा है, 15 फरवरी को 15, 15 फेब को वो इंडिया छोड़ के फिर से जा रहा है, तो 15 फेब तो 15, 15 दिन। मार्च में वो है क्या इंडिया में, नहीं है, तो फिर ना टोटल कितना होगा, 56। 56। 56 डेज। वेरी गुड सर। 11-12 का कहानी क्या होगा सर, 11-12 में कब आ रहा है सर, माइंड मैप देखो, माइंड मैप देखने से ही पता चल जाएगा। फिर से 11-12 में 4 जन को जनवरी आ रहा है। जनवरी को आ रहा है, तो 4 तारीख को आ रहा है, तो फिर कितना दिन है जनवरी में ज्योति, 28। 28 28। है ना, 31 डेज है जनवरी का, तो जनवरी 31 का है, तो फिर 31 से आपको लेस करना है 4, तो होता है 27, और जिस दिन आता है वो ऐड हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा 28। समझ में आया ऋषभ, बोझा যাচ্ছে रे। हाँ सर। ओके, तो 28 डेज। अच्छा फरवरी में कितना करेंगे, 29, फरवरी 28 और 29, 29। क्या वो 29। क्या सही बोल रहा है सबको, सब कोई सही बोल रहे हो ना, 29 ना, क्यों 29, 4 डी डिवाइड हो। लीप ईयर। 2012 इज लीप ईयर, वेरी गुड सर, 2012 इज लीप ईयर, दैट्स वाई 29 फरवरी में आएगा, मार्च में 31। अच्छा इसके बाद वो अभी भी इंडिया में है 12-13 में, स्टिल वो कंटिन्यू कर रहा है इंडिया में। अच्छा तो 12-13 में अप्रैल में कितना दिन हो जाएगा, 30, मई में हो जाएगा 31 ना, जून में 31, हाँ नहीं जून 30 का होता है, अप्रैल 30। 30, मई, जून 30, जुलाई, जुलाई हो जाएगा, 31। जुलाई में वो जा रहा है, देखो 25 जुलाई में वो जा रहा है, 25 হবে দাদা। 25 डेज। 25 जुलाई में जा रहा है ना, तो 25 जुलाई में वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं सर, तो 25 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, वो फिर से आ रहा है कब, জানুয়ারিতে এসেছিল। जनवरी को फिर से आया, देखो 16 जन 2013 को फिर से आया, 12-13 में ही आया वापस, 12-13 के जनवरी में ही उसने फिर से इंडिया में आया, तो 12-13 के जनवरी का कितना तारीख को आया था,
16 को, तो कितना दिन हो जाएगा? 16 31 से 16 को हटाओ और +1 करो। 17 sir. 17 31 से 16 को days. हटाओ, कितना होता है? 16 15 होता 15 है। 16. 15 16 प्लस days 1 होगा। तो 16 ही होगा, यही होगा ना? है दादा। हाँ sir. 15 प्लस 1, बेसिक प्लस माइनस तो गलती ना करो सर। अच्छा, तो ये जनवरी को कितना हो जाएगा सर? 16। 16 ठीक है। फरवरी में वो क्या? वो फरवरी में इंडिया में है ये 28 और 29। 28 2013 का 28. फरवरी है। दिस इज 13 फरवरी। हाँ, 2013 का फरवरी है। अच्छा, मार्च 31 का हो जाएगा। हो गया सर इसका 12-13 का कहानी खत्म। अच्छा, अप्रैल में 13-14 के अप्रैल में तो है इंडिया में 30 डेज। ओके, मई में भी है 31 डेज, जून में है 30 डेज, जुलाई में है 31 डेज, अगस्त में वो इंडिया 2 तारीख को जा रहे हैं, है ना? तो 2 दिन, उसके है। बाद वो नहीं है। उसके बाद और इंडिया में अभी नहीं है, और हमारा कैलकुलेटिव ईयर भी हम लोग आ गए सर, पहुंच गए उसमें। तो अब टोटल करना, ये कितना हो रहा है? रौनक कितना बताया था तू? 124 124 124 days. 124। ओके, 191 ये वाला 191, 191 191, 88 days 88 88, ये 56 और ये 56 32, 32 last 32। ओके, 367. ये वाला जो अमाउंट है इसको अलग करना चाहिए, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, बिकॉज दिस इज योर प्रीवियस ईयर का कैलकुलेटिव ईयर का मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका डेटा, और ये आपका बाकी का डेटा। तो इसका बाकी का टोटल करके कितना आ गया? 367, यही आया ना? yes sir. डेज, हाँ दादा. 367 डेज। तो ऋषभ बोल, क्लियर हुआ कि ऋषभ, ज्योति क्लियर आया ना कैलकुलेशन? Yes, sir. Clear. तो कितना भी बार आए जाए फर्क पड़ता है क्या? Yes. अगर आप प्रॉपर वे में करोगे तो कितना बार भी आ जाए, कितना बार भी चले जाए, फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आपको इसका जो स्ट्रक्चर है आने के टाइम से जाने के टाइम तक, तो कैलकुलेशंस का सिस्टम क्या होना चाहिए, ऐसे मतलब जब से आ रहा है तब से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत लोग ना मैं देखा हूँ कि ऊपर से कैलकुलेशंस करना चालू करते हैं कि 13-14 फिर 12-13 फिर 11-12। इसमें ठीक हो सकता है बट गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, बिकॉज आपका हिसाब में गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए दिस इज एडवाइजेबल कि ऑलवेज फॉलो दिस रूट, मतलब जब से आ रहा है ये वाला रूट फॉलो करो, मतलब आने से जाने तक, दिस इज द प्रॉपर रूट। ओके, ये वाला पैटर्न फॉलो करने से ना आपको बेहतर होगा। ये मेरा एडवाइस है, बाकी आपको जो ठीक लगे। तो ये इसका जवाब सिंपल, कंक्लूजन्स क्या हो जाना चाहिए, जैसे कि रौनक पहले ही बता दिया था। आई नो, इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर एक्स fails to satisfy, कौन सा चीज फेल कर गया सर? फेल्स टू सेटिस्फाई condition 1 कंडीशन ए। कंडीशन ए और 1, जो भी बोलो आप, कंडीशन ए, कंडीशन ए उन्होंने फेल कर दिया, बट सेटिस्फाई कंडीशन बी, but satisfy condition B, that is 124 days in PY 13-14 and 367 days in 4 previous year immediately
preceding the previous year, immediately preceding the previous year. In 4 previous year, immediately preceding the previous year. Okay, so Mr. X और Y जो भी है is a resident, right? So Mr. X is a resident ना? हाँ है सर। दादा। Okay. So Mr. X is a resident. अच्छा, तो दोनों होमवर्क था, दोनों होमवर्क ही डन। ओके, दोनों होमवर्क डन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको बेसिक को ठीक रखोगे ना, मतलब जिस तरह से चल रहा है, तो मैं आज की क्लास के बाद आप लोगों को बहुत सारे रेसिडेंशियल स्टेटस करने दूंगा घर में प्रैक्टिस के लिए। तो आई डोंट थिंक कि उसमें भी आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे उतना सर वही होता है ना, अगर घर का पिलर सही है तो घर का छत भी सही होगा, मतलब जो टेरेस होता है वो भी सही रहता है। तो इट्स ऑल कनेक्टेड। जिसका पिलर वीक हो जाएगा वो घर क्या हो जाता है सर, टूट जाता है ना। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट ही समझ लो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट पैरा चेंज करना, न्यू पॉइंट। इंडी लिख रहे हो ना सर? लिखो लिखो। In the following situation, the 60 days of condition B, 60 days of condition B, मतलब हम लोग इतना देर से जो जिसको कंडीशन बी या सेकेंड कंडीशंस, द 60 डेज ऑफ सेकेंड कंडीशंस भी बोल सकते हो, सेकेंड कंडीशंस और कंडीशंस बी, जो आपको ठीक लगे। कंडीशंस बी एक ही चीज है। will be substituted, will be Substituted 182 days, 180 days. substituted by 182 days, इनकी 182 दिन, 182 days। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोविसो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोविसो, प्रोविशन नहीं प्रोविसो। ओके, द फर्स्ट प्रोविसो ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ठीक है, ये प्रोविजो का तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 होता है ना सर? नहीं नहीं, वो तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 वो प्रोविजन है। ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का ही एक एक्सेप्शनल है, इसलिए इसको फर्स्ट प्रोविशो ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहा जाता है। मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का ही एक एक्स्ट्रा प्रोविजंस बोल सकते हो आप, मतलब इसी का एक एक्सेप्शनल भी बोल सकते हो, बट दिस इज नॉट एक्सेप्शनल, दिस इज अ केस, अनदर सिचुएशन। तो किस सिचुएशंस पे ये अप्लाई होता है, यही आपको मेनली यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं ना। पॉइंट नंबर ए, एन इंडियन सिटीजन, ध्यान से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एन इंडियन सिटीजन leaves India for the purpose of, an Indian citizen leaves India for the purpose of employment, for the purpose of employment। मतलब अगर आप फॉरेन जॉब लेके जा रहे हो, बात को समझना सर, अगर आप फॉरेन जॉब लेके जाते हो तो क्या होगा? ठीक है, बात कुछ वैसा है कि अगर आप फॉरेन में जॉब लेके जा रहे हो तो सिचुएशंस क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना होगा।
Point B, an Indian citizen leaves India as a crew member of Indian ship, crew member of Indian ship, ठीक है. Third, an Indian citizen or person of Indian origin normally reside outside India but नहीं लिखना है. Comes to India, normally reside outside India, come to India for a visit. Come to India for a visit. तो यह 3 तरीका का लोग, ठीक है. An Indian citizen leaves India for the purpose of employment. An Indian citizen leaves India as a crew member of Indian ship. An Indian citizen or person of Indian origin normally reside outside India, come to India for a visit. तो ये तीनों लोगों को आप दुनिया में देख सकते हो, ठीक है. अगर आप मतलब ये किसके लिए है? जो ग्लोबल इंडियन है बेसिकली, ठीक है. जो ग्लोबल इंडियन है मेनली उन्हीं के लिए ये तीनों का तीनों प्रोविजंस आप एप्लीकेबल हो जाते हैं. इसमें आप देख सकते हो. ये आपका इंडिया रहा, है ना. ये आपका इंडिया रहा और ये इंडिया में अगर पहला वाला जो प्रोविजंस है याद रखने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हो. ये जिस तरीका भी समझा रहा हूँ, आप नॉर्मली इंडिया में हो, पहला वाला, ठीक है. यू आर नॉर्मली इंडियन रेसिडेंट, प्रॉपर इंडियन रेसिडेंट. लेकिन अभी आपको जॉब मिला है सर, आप बात समझ रहे हो. अभी आपको जॉब मिला है तो आप इंडिया छोड़ के जाना चाहते हो. कहाँ जाओगे? चलो अफ्रीका में जॉब लगाते हैं आपका. कहाँ जाओगे? चलो सर जंगल में भेज देते हैं आपको, ठीक है. नाइजीरिया भेजो. हाँ, तो ये इंडिया से आप आ गए नाइजीरिया, ठीक है. दिख रहा है सर? नाइजीरिया दिख रहा है सबको? हेलो, अरे नाइजीरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Okay. नहीं, नाइजीरिया नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा यमन है? दिख रहा है. अरे यहाँ सऊदी पर अरब. अभी तो दिखाया नाइजीरिया, ये वाला नहीं है नाइजीरिया. गोला तो किया नाइजीरिया पे. हाँ, चलो देख के आते हैं नाइजीरिया कैसा है. वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है. अभी आपको भेजने वाला हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ. चलो नाइजीरिया का ये कैपिटल सिटी निकल गया, ठीक है. देखने में तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है. आई डोंट नो अंदर से कितना अच्छा होगा. ऐसे कोलकाता भी देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है. अच्छा कंट्री है, हाथी वगैरह सब कुछ है, अफ्रीका का नेशंस है. चलो बढ़िया है. अरे वाह, क्रोकोडाइल ये देख रहे हो सर? कछुआ बहुत बड़ा है, ठीक है. पानी ही पानी है जिधर देखो. चलो अच्छा है. तो नाइजीरिया जॉब करने जाना है अभी आपको. तो अगर नाइजीरिया जाओगे तो फिर एज एन इंडियन अब 2-3 पॉइंट यहाँ पर काम आ जाएगा. फर्स्ट थिंग कि अगर आप इंडिया छोड़ के जाओगे तो फिर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का हिसाब किताब थोड़ा अलग होगा. एंड दैट इज़ द रीज़न मैं आपको थोड़ा सा दुनिया घुमा रहा था कि आप इंडिया छोड़ के जा सकते हो. दुनिया छोड़ के मत जाओ यार, इंडिया छोड़ के जा सकते हो बट जाने से पहले आपको कुछ काम काज करके जाना है. तो वो काम काज कैसा है लिखो सर. तो फिर तीनों कंडीशंस आई होप याद हो गया.
ठीक है। इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप जॉब लेके नाइजीरिया जा रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, लिव्स कर रहे हो इंडिया कर रहे हो शिप के थ्रू से। इंडियन शिप तो हमेशा ये जो एरिया है, जो भी पोर्ट एरिया है, ठीक है, जैसे अपने वेस्ट बंगाल में पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर केरल में पोर्ट है, ठीक है, बहुत सारा पोर्ट है, यहाँ पर गोवा में पोर्ट है, मारमा गांव टाइप का बहुत सारा फेमस पोर्ट है। तो अगर कोई भी पोर्ट छोड़ के आप जाते हो ना, ठीक है, तो उस पोर्ट छोड़ के जब भी आप जाते हो, ऐसे बहुत सारा है, ठीक है। अब ऐसे पोर्ट में जैसे जो समुद्र किनारे होते हैं, जहाँ से रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा जो सर आपका क्या बताऊँ उसको, जो मर्चेंट नेवी में भी काम करते हैं और जो डिफेंस नेवी में भी काम करते हैं, मर्चेंट नेवी हो या डिफेंस नेवी हो, दोनों एंगल से जो भी वो इंडिया डेली आना जाना छोड़ता रहता है, मतलब 6-6 महीने में वो लोग आता जाता रहता है, कभी श्रीलंका जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इनका वो चलता रहता है, ठीक है। तो क्योंकि इनका ये सब चलता रहता है, तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक तरह का लोगों के बारे में यहाँ पर बताया, जो नॉर्मली तो बाहर रहते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, यू ऑल नो, है ना। इंग्लैंड में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं जो बीच बीच में कभी कभी अपने नेटिव देखने के लिए आ जाते हैं कि भाई घर वगैरह है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, घर है तो कोई उसको ले तो नहीं रहा है तो कभी कभी देखने आ जाते हैं अपना प्रॉपर्टी बचाने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता सर? नॉर्मली फॉरेन में रहते हैं लेकिन कभी कभी इंडिया विजिट करते हैं। तो ओरिजिन भी इंडिया वाला है। अब इसमें ओरिजिन में भी एक गजब पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर इंडियन ओरिजिन किसको मानेंगे, एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, मैं इतना सारा स्टोरी किस लिए सुना रहा हूँ, बिकॉज ये ओरिजिन पे भी इनकम टैक्स आपको कुछ स्टोरी कह के रखा है। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बता सकते हो, 1947 का इंडिया कितना बड़ा था? बड़ा था सर। बहुत बड़ा था। 19 अब बहुत बड़ा का बात नहीं है, देख बड़ा तो था इंडिया। अब 1947 का इंडिया में ये एरिया जुड़ जाता है, ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया जुड़ जाता है। अभी पीओके को छोड़ो, पीओके हमारा है, वो जबरदस्ती लेगा तो थोड़ी ना दे देंगे सबको। ये वाला इंडिया हमारा है, ये 1947 का इंडिया में आता है, ठीक है। अच्छा, 1947 के इंडिया में ये भी आते हैं, ये जो अपना बांग्लादेश है, हाँ बांग्लादेश, ये वाला, इसको भी ज़बरदस्ती ले लिया, कोई मतलब नहीं होता, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये दोनों 1947 के इंडिया में हैं। अब इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि सपोज मानो ऐसे 47 का, जिनका 47 या उसके पहले जन्म है, मतलब बर्थ है, उसका उम्र कितना हो जाएगा अभी? अगर कोई 80 ईयर्स का है तो वो 47 के पहले का है ना? हाँ। सही बोल रहा हूँ ना सर? तो 80 साल वाले लोग अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा है, मतलब आप बोल ही नहीं सकते कि सर ऐसे बहुत कम है, लॉट्स ऑफ पर्सन्स दुनिया भर में है। अब इंडियन ओरिजिन का मतलब में यहाँ पर बताया गया, साफली बताया गया, एकदम क्लियर कट बताया गया कि अगर किसी का कराची का, मतलब अगर कोई 47 से पहले कराची का था, ठीक है, 47 से पहले कराची का था, 1947 उससे पहले कराची से है, ठीक है, दिस इज द कराची एरिया, या फिर ढाका से है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो इंडिया का था, फिर वो फॉरेन में जाके बस गया, ठीक है, ईरान में हो गया या फिर यूएस में चला गया, नॉर्मली ऐसे ही ज़्यादा कहानी दिखता है। तो चाहे आप ढाका में रहो या कराची में रहो, 47 से पहले आप वहाँ चले गए। अब 47 के बाद, 47 के बाद ध्यान से सुनिएगा, 47 के बाद अब यहाँ पर भी एक सवाल है सर, 47 के बाद वो कौन सा कंट्री का पार्ट बना वो देखना पड़ेगा, लेकिन बिफोर 47 कराची इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, ओके ना सर? तो बिफोर 47 ढाका इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, चट्टग्राम इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, तो उनको इंडियन ओरिजिन मान लेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि अभी वो बंदा इंडिया का सिटीजनशिप के साथ है, मतलब इंडियन ओरिजिन और इंडियन रेसिडेंशियल स्टेटस या इंडियन सिटीजनशिप का पार्ट है, मतलब क्या उनका फैमिली कराची से इंडिया का किसी पार्ट में आके बसा है, मतलब 47 के बाद, ठीक है। या बांग्लादेश के केस में दोनों पॉइंट है, एक 71 का टाइम भी लिया जाता है, बांग्लादेश के साथ 2 बार हुआ है, एक 47 एक 71, ठीक है। तो 1971 हो या 1947 हो, पहले वो बांग्लादेश, मतलब 47 से पहले तो बांग्लादेश में था, ठीक है, तो इंडिया है ही, लेकिन 47 के बाद वो बांग्लादेश में ना रह के वो इंडिया में ही रह गया है, ठीक है।
तो इन दैट केस उनके रिलेटेड कोई भी लोग, अगर वो इंडिया में उनका कनेक्शन है, इंडिया में उनका घर है, वो आते रहते हैं, तो उनको इंडियन ओरिजिन मानेंगे। ऐसे देखो, जो आज के डेट में जो मेनलैंड इंडिया है उसको तो हम इंडियन ओरिजिन मानेंगे ही, बट अगर कोई 47 से पहले ढाका मतलब बांग्लादेश एरिया या पाकिस्तान एरिया से बिलोंग करता है और आज भी उसका इंडिया कनेक्शन है, इंडिया कनेक्शन है, नॉट दी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कनेक्शन, ठीक है, नॉट दिस कनेक्शन, नॉट दिस एंड नॉट दिस, आज के डेट में अगर इनके साथ कनेक्शन है तो फिर उसको इंडियन ओरिजिन नहीं मानना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले के इंडिया के साथ था और अभी के इस इंडिया के साथ है, तब वो इंडियन ओरिजिन मानेंगे। समझ में आया? हेलो? यस सर। है दादा। जैसे मुझे जितना पता है, रोशनी तुझे पता है कि नहीं आई डोंट नो, बट मोहितोष है ना, मतलब मोहितोष का दादी या नानी, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी रोशनी मुझे रेक्टिफाई करा। हाँ पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान। हाँ बंगाली हैं। अरे आपको बता दूं, कराची पाकिस्तान में कहाँ, कराची में रहते थे, ठीक है, कराची में रहते थे। अब कराची इज दी मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर एंड बांग्लादेश के बाहर, ये दोनों जगह में तो सबसे ज्यादा बंगालीज रहते हैं ना, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, ये तीनों जगह को छोड़ के अगर दुनिया में इसके इससे ज्यादा बंगालीज अगर कहीं रहता था इससे पहले, अभी भी रहते हैं थोड़ा बहुत, बट वो अभी भी कराची में बहुत सारा बंगालीज रहते हैं स्टिल। आई एम नॉट जोकिंग सर, वो पुराना कनेक्शन है, इट्स ओल्ड कनेक्शन, ठीक है। जैसे मारवाड़ीज एंड बिहारीज कोलकाता में बहुत रहते हैं ना, इनका सेकेंड होम माना जाता है, इंग्लैंड में बहुत सारा पंजाबीज रहते हैं, कनाडा में, तो वैसा ही बहुत बंगालीज कराची में रहते हैं, तो मे बी तो ऐसा बहुत कनेक्शन मिलेगा आपको, तो कराची में बहुत बंगालीज अभी भी है। हाँ ऑब्वियसली दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी रिच, मतलब अगर रिच नहीं होंगे तो अब ऐसे कंट्री में अभी टिकना मुश्किल है। ओके छोड़ो, अब कंट्रोवर्सी नहीं करना है, ठीक है सर, पहले कर देते हो और फिर बोलते हो नहीं करना है। अरे नहीं नहीं, मैं आपको बस हकीकत बताता हूँ, सिचुएशंस बताता हूँ, ठीक है, समझ में तो आ गया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन समझ लिए, ठीक है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया कम टू इंडिया फॉर ए विजिट, तीनों का तीनों पॉइंट बड़ा क्लियर कट हो गया। आई थिंक मज़ा भी आ रहा होगा सर, इतना बहुत सारा केसेस चलता रहता है ना कि भाई कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर अलग हो गया, बहुत सारा पॉइंट चलता रहता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट कहाँ लिखे क्या लिखे, कहाँ लिखे क्या लिखे, क्वेश्चन लिखो। इलस्ट्रेशन, आई थिंक दिस इज इलस्ट्रेशन 5 होगा, मैं जितना सारा क्वेश्चन अभी भी आपको कराया ये 5 नंबर वाला होगा। ओके मिस्टर एक्स, चलो मिस्टर एक्स नहीं मिस्टर एन, ओके मिस्टर एन, आप मिस्टर एन बन गए, एन इंडियन सिटीजन, एन इंडियन सिटीजन, आप कहाँ का हो, इंडिया का ही होगा सर। एन इंडियन सिटीजन appointed as a senior taxation officer, senior taxation officer by a government of Nigeria, by a government of नाइजीरिया। जाओगे सर, चले जाओ टैक्स ऑफिसर बन के, आप लोग तो कॉमर्स के ही हो, अच्छा करोगे तो मिल सकता है सर। ऐसे अफ्रीकन नेशंस में इंडियंस का बहुत रेस्पेक्ट है, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली बता रहा हूँ, बिकॉज ये इंडियन थोड़ा सस्ते में काम भी कर सकता है ना। इंडिया का मेन सुविधा क्या है, मतलब दे कैन वर्क लिटिल बिट लोअर मनी बिकॉज कंपेयर टू एनी अदर डेवलप नेशंस। और आज के डेट में अगर अफ्रीका में जाओ ना, यहाँ पर बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन भी दिखेगा, पटेल तो भर भर के दिख जाएगा आपको, फैक्ट्री का मालिक। मैं एकदम मजाक नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का बहुत जाने माने लोग बंगाल मतलब इंडिया से अफ्रीकन रीजन में जाके बसा है, और दे आर दी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिजनेसमैन देयर, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन ऑफिसर्स वगैरह का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, बिकॉज इंडियंस आर एडुकेटेड कंपेयर टू देम लॉट मोर।
और ब्रिटिश पीरियड से भी कनेक्शन है, ब्रिटिश का भी यहाँ पर बहुत सारा जगह में कॉलोनी था, तो तब से इंडियंस वहाँ पर जाके काम करना चालू कर दिया था, और आज भी वो मतलब कॉन्सेप्ट अभी भी है। ठीक है, तो आप जा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। अच्छा, तो बाई ए गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया। तो आप क्या कर रहे हो सर? लीव्स इंडिया, आप इंडिया छोड़ रहे हो। लीव्स इंडिया कब छोड़ोगे? 27th ऑफ सितंबर 2018। 27th ऑफ सितंबर 2018 को आप इंडिया छोड़ रहे हो। ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग द जॉब, फॉर ज्वाइनिंग द जॉब। मिस्टर एन, मतलब एन चले नाइजीरिया, मिस्टर एन कम टू इंडिया for 181 days, for 181 days during previous year 1920. Okay, previous year 1920. calculate residential status, calculate residential status of Mr. N for previous year 1819 and also 1920. क्वेश्चन समझ में आया सर? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. দাদা একটু নিচের দিকে দেখাও। एक सेकेंड रुक। रौनक, ऋषभ, ज्योति, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? है दादा। चलो ट्राई कर रहे Yes, हो? sir. ट्राई कर रहे हो क्या? 2 मिनट। ओके ओके, चलो 2 मिनट है। मुझे बस इतना बता दो कि ये 1819 एंड 1920 में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा और उसका हिसाब क्या होगा। मतलब यू हैव टू शो द कैलकुलेशन ऑल्सो, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द कैलकुलेशंस कि कितना दिन का बात है, क्यों नहीं है, प्रोविजंस क्या है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, पहले मुझे बता दो ये कौन सा रूल में जाएगा सर? ये न्यू रूल में आएगा ना, मतलब प्रोविशो में जाएगा ना? 182 days, 182 days provision. हाँ, Provision. प्रोविशो में चला जाएगा। ठीक है, हाँ. ये वाला जो अभी हम लोगों ने लिखा है। 1920 का तो 181 days है, तो फुलफिल तो नहीं करेगा। हाँ, 1920 तो फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। 181 এসছে, সো ওটা ফুলফিল হচ্ছে না। यस, সো এটা সেকেন্ড প্রভিসোতেও বসছে না, সো আলটিমেটলি হি ফেলস, সো सेकेंड इट्स नॉट प्रोविशो कहाँ से आ रहा है? सेकेंड प्रोविशो यहाँ पर है ही नहीं। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस द 60 days ऑफ सेकेंड कंडीशंस विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय 182 days। इसका पहला कंडीशन तो आएगा ही नहीं, मतलब वो 182 दिन वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं। वो पिछला 4 साल वाला सेकेंड कंडीशन क्या था? प्रीवियस ईयर में 60 और पिछले 4 साल में 365, तो वो वाला 60 डेज को सब्सटीट्यूट करके 182 डेज किया जाता है। ठीक है, 60 डेज सब्सटीट्यूट होके 182 डेज होगा। तो अगर 60 डेज सब्सटीट्यूट होके 182 डेज होता है तो फिर फर्स्ट कंडीशंस तो फुलफिल करेगा ही नहीं। फर्स्ट कंडीशंस यहाँ पर है ही नहीं, इनके लिए फर्स्ट कंडीशंस एप्लीकेबल ही नहीं होता। इनके लिए एप्लीकेबल होता है तो सिर्फ सेकंड कंडीशन से एप्लीकेबल होता है, लेकिन सेकंड कंडीशंस भी शर्त है। शर्त ये कि 60 दिन वाला कॉन्सेप्ट 182 माना जाएगा और पिछला 4 साल में 365 दिन होना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो चलो देख लेते हैं सॉल्व करके। समझ में आया ना सर? इसका मेन बात क्या है? पहला वाला तो आएगा नहीं, नॉर्मल 182 दिन वाला कॉन्सेप्ट होता तो फिर 60 को क्यों चेंज करते, जरूरत ही नहीं था ना। तो इसको लिखना प्लीज सर। हाँ, as per
section 6 subsection 1, an individual is treated as resident in India. पहले फटाफट नॉर्मल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का प्रोविजंस लिख लो, ठीक है। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया if he or she satisfy any one condition out of two, any one condition out of two, that is physically present in India for 182 days, physically present in India for 182 days, that is during, हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में during previous year कौन सा पूछा गया है सर? previous year 1819 हाँ, तो हमारे यहाँ पर पहले तो 1819, वो एक्स्ट्रा पूछा है बाद में 1920, during previous year 1819, and then they ask second condition हमारा क्या है? present in India, जैसे लिख रहा हूँ लिखते जाओ, समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा लिख रहे हैं। प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज, यही लिखना सर, 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1819 and 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year, okay, immediately preceding the previous year क्या होगा? 1819, ठीक है। अब दिस इज दी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का प्रोविजंस, बट पैरा चेंज as per first proviso of section 6 subsection 1, the 60 days of second condition, the 60 days of second condition will be substituted by 182 days, by 182 दिन। तो इसमें ब्रैकेट में लिख देना फर्स्ट प्रोविसो ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, इसी में बताया गया है, ठीक है। तो उसमें आपका 60 डेज सब्स्टिट्यूट होकर 182 होना चाहिए, और बाकी 4 साल में 365 वो तो है ही। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या पूछा? ये वाला पूछा है सर, एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ना, इसमें कौन सा पूछा गया है इस तीनों में से? इन आवर क्वेश्चंस lives India for job purpose. For the job purpose, Indian citizen lives India for the purpose of employment. तो आप यही वाला लिखना, ठीक है, जो वाला होगा वही वाला लिखना है। An Indian citizen leaves India for the purpose of एम्प्लॉयमेंट, ओके। ये आपका मेन प्रोविजो है। अगर बी होगा तो बी पॉइंट लिखना, अगर सी होगा तो सी पॉइंट लिखना। आई होप क्या लिखना है आप समझ गए, ठीक है।
मतलब जैसे क्वेश्चंस में रहेगा आप वो वाला लिख देना है आपको। यहाँ पर आपका ए है तो आपने ए लिखा, अगर बी होता तो बी लिखते, हाँ, इफ ओके, अगर होता तो लिखते, अदरवाइज जो है आप वही लिखना। प्रोविजंस को कैसे लिखना है आई होप समझ में आ रहा है। अब आप क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर आपको पूछा है 18-19, तो 18-19 का कैलकुलेशन शो करो सर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये था आपको पूछा गया है। तो बताओ सर 18-19 में वो कितना दिन इंडिया में है? ट्वेंटी 7 सितंबर को इंडिया लीव कर रहा है। हेलो ज्योति, रोशनी, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो इंडिया लीव दादा। कब कर रहा है? Yes, sir. 27 सितंबर को इंडिया 27 लीव कर रहा है ना? हाँ, तो 18-19 का जो भी हिसाब होगा अप टू 20 सितंबर तक होगा, जो भी हिसाब होगा हाँ। अप टू 27 सितंबर तक होगा। क्या दे रहा हूँ ना, कहीं होगा ना। तो फिर अप्रैल में वो 30 डेज है, मई में वो 30, मई में कितना दिन होगा? 31, जून में मई 31 होता है क्या? 30 है दादा। May जून 31. जून 30, जुलाई 31 31, अगस्त 4 31, 30. अगस्त 31 का होता है सर। जुलाई और अगस्त दोनों लगातार 31 का होता है, देख लो कैलेंडर चेक करके। नहीं तो आप लोगों को वो वाला पता है, वो गांठ गांठ ये करके, ये हाथ का जो गांठ दादा होता है। हाँ বলছি সেপ্টেম্বরে তো 4 হবে। क्यों? वो तो 27 में जा रहा है, तो जितना दिन है उसको ही तो काउंट करेगा ना, तो 4 क्यों होगा? माइनस क्यों करोगे? अरे भाई कितना दिन इंडिया में है वो हमें चाहिए। तो 27 को जा रहा है तो 27 दिन को भी तो मानेंगे ना, द डे ऑफ डिपार्चर ऑल्सो काउंटेड। हेलो হ্যাঁ হ্যাঁ। ऋषभ, বুঝতে পারছিস কি পারছিস না? মানে তোমার যখন আসবে তখন লেস করতে হয়। हाँ मतलब वो जब आता है तब देखना पड़ता है कि भाई कितना दिन टोटल है, उसमें से वो कब आ रहा है तो फिर कितना दिन रह रहा था। लेकिन इसमें तो वो इंडिया में ही रह रहा है इतना दिन से, अब जाएगा इंडिया छोड़ के, कब? 27 को जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि वो कितना दिन इंडिया में है। ये दिस इज द मतलब मेन क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिया में कितना दिन है, तो ये कितना दिन हो रहा है? 180 days. 180 डेज। ये आया है सबका, देखो तो। হ্যাঁ দাদা। तो अगर प्रीवियस ईयर में कोई 180 डेज होता है जो 60 दिन के बदले माना जाएगा, हाँ 60 दिन के बदले जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं उनके केस में 60 दिन को सब्सटीट्यूट करके 182 डेज रहना होगा। ठीक है, तो अगर 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट है तो फिर 2 दिन शॉर्ट है ना। देखो बिफोर 18-19 वो तो फर्स्ट टाइम जा रहा है ना इंडिया छोड़ के, तो 18-19 से पहले का अगर मैं कोई भी काउंट करूँ तो उसमें तो इंडिया में है ही, मतलब 365 तो फुलफिल हो ही जाएगा। हेलो But 182 days fulfill नहीं हो रहा है बट previous year. 182 डेज फुलफिल नहीं हो रहा है बिकॉज 180 दिन इंडिया में है। ठीक है, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर में जिस साल वो जा रहा है। तो इन दिस केस मिस्टर एन क्या हो जाएगा सर? नॉन रेसिडेंट। Non-resident of इज नॉन रेसिडेंट। ओके, एनआर, मिस्टर एन इज एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट। देख रहे हो सर, बाहर वाले आके रेसिडेंट बन जाते हैं और इंडियन नॉन रेसिडेंट बन गया। ठीक है, जो काम लेके जा रहे हैं।
तो रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत रोलर कोस्टर दिखाते हैं, बाहर वाले रेसिडेंट हो जाता है और अंदर वाले नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द रूल्स। ओके सो रौनक बोझा गए? ऋषभ बोल। मिस्टर एक्स फेल्स टू सेटिस्फाई the condition under section 6 subsection 1 180 days during previous year 18-19 ब्रैकेट में लिख देना an Indian citizen leaves India. This is the main reason. Okay, Indian citizen leaves India and that is the reason 180 days जो कंडीशन फेल करने का फेल कर रहा है ये बता रहे हैं, ये 182 होना चाहिए था, दैट इज द रीजन वो नॉन रेसिडेंट बन गया। अच्छा 60 डेज पैरा चेंज करके लिखना, 60 डेज will be substituted by 182 days. 60 days will be substituted by 182 days. X, an Indian citizen, सर ये एन है ना? सॉरी ये एक्स बताने का आदत हो गया, मैं सोचा इस बार नाइजीरिया भेजे तो एन को भेजे और फिर मैं भूल गया। 60 days will be substituted by 182 days. N, an Indian citizen, reside in Nigeria. Reside in Nigeria. Okay, reside in Nigeria, came to India for 181 days. For 181 days, बड़ा जानबूझ के 181 दिन आया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। कब आ रहा है सर 181 दिन के लिए? 181 डेज के लिए कब आ रहा है वो? 1920 previous year. फॉर 181 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। हाँ सर गौर कीजिएगा पॉइंट को, 19-20 में आ रहा है 181 के लिए, तो 1920 में वो रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। सो फेल्स टू सेटिस्फाई अगेन, हाँ अगेन फेल कर रहा है, सो फेल्स टू सेटिस्फाई the condition of section 6 subsection 1. Okay, Mr. N is a non-resident. Okay, बोलो समझ में आया कि नहीं? है दादा। सभी को पूछ रहा हूँ, ज्योति, रोशनी, इनकी बोलो क्लियर है ना? यस सर। ऋषभ ओके, ऋषभ का साउंड नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया ये पगला? ओके तो फिर अगर कभी भी क्वेश्चंस में ऐसा कुछ दिख जाए, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। हाँ क्वेश्चंस में ऐसा दिख सकता है, हाँ तो अब घबराने का ज़रूरत नहीं है और चिंता का भी कोई विषय नहीं है कि भाई ऐसा आता है और बड़ा पॉपुलर है ये इस तरह का सवाल करना। ओके कि अगर वो इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, जो लोग शिप में काम करते हैं और बाद में इंडिया छोड़ के जाते हैं, उनका भी हिसाब किताब वैसे ही होता है। और एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया बट कम टू इंडिया फॉर ए विजिट। उसमें मैं आपको बताया ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले लोग, मतलब बांग्लादेश का जन्म हुआ, मतलब जो आज का पाकिस्तान बांग्लादेश है पर बिफोर 47 वो इंडिया है, तो उसे भी इंडियन ओरिजिन माना जाता है। बिफोर 47
टुडेज पाकिस्तान बांग्लादेश एक्चुअली इंडिया, तो उनको भी इंडियन ओरिजिन माना जाता है, लेकिन उसका आज इंडिया के साथ कनेक्शन है। ओके, तो ये था बड़ा मज़ेदार कहानी। आई थिंक कहानी मज़ेदार था कि नहीं था, बोलो। क्वेश्चन, कहानी मज़ेदार था कि नहीं? देखो सर, हर चीज़ में कहानी छुपा रहता है। आप कहानी को ढूंढो तो पढ़ाई इजी हो जाता है यार। अगर आप इसको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई सोचोगे तो फिर कभी आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा। बट ये बोलते हैं ना सर, हर घर कुछ कहता है, तो यहाँ पर हर प्रोविजंस ना कुछ कहता है। आई डोंट नो आप लोग कितना मज़े से समझने का कोशिश करते हो, बट सीरियसली अगर समझना चाहो तो बहुत कुछ है। मतलब ये इनकम टैक्स पढ़ के, जीएसटी पढ़ के, अब एक्चुअली भारत का एक फिनेंशियल स्ट्रक्चर को जान रहे हो, एक सिस्टम को जान रहे हो, एक तरीका को समझ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर इंडिया तो बसता है, अब इंडिया का नियम कानून भी आपके अंदर मतलब समाना चालू हो गया, मतलब वो आपके अंदर जा रहा है। ठीक है, कि और देश चलता तो है हमारे टैक्स के पैसे से, बट सवाल ये उठता है कि भाई टैक्स किस तरह से लेता है, किन से लेता है, कब लेता है, क्यों लेता है, प्रोविजंस क्या है, रूल्स क्या है, दीज आर दी एक्चुअली टैक्स। ठीक है, तो जितना अंदर से देश को जानोगे उतना अंदर से आप इसको समझ पाओगे। सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरीज, दे आर द पिलर ऑफ इंडिया इन फिनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, जिस तरह से जो आईपीएस आईएएस होते हैं वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट संभालते हैं, सिमिलरली इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का तीनों ही पिलर है। वन इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। तो ये तीनों अगर कभी भी इंडिया को छोड़ देना, मतलब अगर पिलर किसी कारण से लैक ऑफ नॉलेज हो जाए तो इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत खराब हो जाएगा सर। ठीक है, जैसे नाइजीरिया का हालत हुआ है, देखे ना आप। ठीक है, तो नाइजीरिया में जैसे, नहीं नाइजीरिया ने भी सही, वेनेजुएला में देखे ना कि किस तरह का भयंकर हालत, जिम्बाब्वे में कैसा भयंकर हालत, इवन वर्ल्ड का टॉप नेशन आज दुबई एंड सऊदी अरब जैसे कंट्री को भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका इकोनॉमी वायल डिपेंडेंट है, तो इनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो फाइनेंशियल मैटर को प्रॉपर लेवल में टैकल करना, हैंडल करना, इसके लिए एक अलग लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज चाहिए। तो आप लोग एक्चुअली उसी फील्ड में अपने आप को बिल्डअप कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको बहुत दिल से और बहुत प्यार से कर रहे हो। वो क्या बोलते हैं ना सर, दिल और दिमाग में अगर लड़ाई हो तो हमेशा दिल की सुनना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिल का सुनो और दिल से करो, दिमाग ऑटोमेटिक काम करता है। जानते हो सर, दिल और दिमाग की लड़ाई में किसका सुनना चाहिए? दिमाग। नहीं सर, कभी दिमाग का नहीं सुनना चाहिए, हमेशा दिल का सुनना चाहिए। दिल की सुनोगी तो दिमाग काम करेगा, और दिमाग का सुनोगे तो दिल कभी काम नहीं करता। दिल बनेगा तो दिमाग भी बन जाएगा। ओके चलो, कोई बात नहीं। अब फिर बोलेगा सर ये सब चर्चा करके झगड़ा हो जाएगा। हाँ सर, थोड़ा झगड़ा हो जाता है दिल दिमाग को लेके। ओके, आगे बढ़े सर, न्यू प्रोविजन और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। चलो फटाफट लिखो। अच्छा, इतना देर से हम लोग बार बार तभी से कर रहे हैं भाई, रेसिडेंट क्या है, रेसिडेंट क्या है, रेसिडेंट क्या है, नॉन रेसिडेंट क्या है, ये सब देख लिए। अभी बात करेंगे सर ROR एंड R-NOR पे। ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब ये दोनों चीज़ क्या है और कैसे इसको समझना होता है, ये दोनों हम लोगों को समझना है। तो आप लिख सकते हो हेडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ROR एंड R-NOR, ये हेडिंग दे सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है सर क्या करने जा रहे हैं? once an individual is treated, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे सर? ज्योति लिख रहे हो कि नहीं? Yes, sir. लिखो, once an individual is treated as resident, further we have to examine whether he or she is
ROR और RNOR, मतलब रेसिडेंट बट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगा, ROR एंड RNOR। A resident individual is treated as ROR, a resident individual treated as ROR if he or she satisfy both the condition of section, क्या बताओगे? both the condition of section 6 Section subsection 6 subsection 6, very good sir, section 6 subsection 6। ROR एंड RNOR, मतलब ROR अगर प्रूव करना है आपको तो आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। ऐसा नहीं एक होगा दूसरा नहीं होगा चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको दोनों का दोनों कंडीशन ही फुलफिल करना है। अदरवाइज आप क्या कहलाओगे? हाँ रोशनी, अदरवाइज क्या कहलाओगे? RNOR अदरवाइज RNOR, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब ये कैसे होगा, चलिए देखिए। फर्स्ट पहला कंडीशन ए, रेसिडेंट इन 2 out of 10 previous year, resident in 2 out of 10 previous year, immediately preceding the previous year, that is आप करंटली डेटा यूज़ कर सकते हो। करंट प्रीवियस ईयर आपका हो जाएगा जो एग्जाम के टाइम के चलेगा 2021। ओके, रेसिडेंट इन 2 out of 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जो आपका एग्जाम टाइम पे प्रीवियस ईयर चलेगा, दैट इज 2021, एंड असेसमेंट ईयर आपका उस टाइम पे चलेगा 21-22। एंड पॉइंट बी, प्रेजेंट इन इंडिया 730 days. Yes, very good sir. For at least present in India for at least 730 days in 7 previous year. In 7 previous year, immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year. इसको एक कैलेंडर वाइज इसको समझ लेते हैं। हाँ, एक कैलेंडर वाइज समझ लेते हैं। कैलेंडर इन द सेंस, जैसे अगर आपका करेंट प्रीवियस ईयर में क्या माना 2021, दिस इज योर करेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इफ योर करेंट प्रीवियस ईयर इज 2021, देन पहला सवाल क्या बोल रहा है सर? पहला कंडीशंस आपको बोल रहे हैं कि रेसिडेंट इन 2 out of 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 2021, रेसिडेंट इन 2 out of 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, दैट इज 2021, जो भी आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है उसके पिछला ठीक 10 साल में आपको एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट बनना है। दैट मीन्स 2 बार 2 out of 10 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट बनना है का मतलब समझते हो? हेलो, 2 out of 10 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट Yes, कैसे sir. बनोगे? कैसे बनोगे बोलो? रेसिडेंट वो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन? वही तो पूछ रहा हूँ। सेक्शन 6(1) का, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, वेरी गुड इंकी। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 फुलफिल करने से 2 बार, सबको समझ में आ गया ना? आई थिंक नॉट ओनली इंकी, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। रौनक, बात समझ में आया कि नहीं आया? सेक्शन 6 सबसेक्शन रेसिडेंट का मतलब क्या है
कि आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एटलीस्ट 2 बार फुलफिल करना है। ज्योति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? तो सेक्शन 6 रेसिडेंट का मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आप यहाँ पर लिख के रख सकते हो। 10 साल में मतलब 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year 2021. And point B, present in India for at least 730 days. At least 730 days in 7 previous year immediately preceding the previous year. तो अगर 2021 में मानूं तो 2021 की पिछला, अब यहाँ पर 10 साल टानते जाओ, हाँ पिछला 10 साल, तो 2021 फिर आ जाएगा आपका 1920, फिर आ जाएगा आपका 18-19, लिखते जाओ सर ऐसे, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 10 बार हो जाने से बोलना 10 साल, हाँ, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11 हो गया सर? देखो तो क्या कंप्लीट हुआ 10 साल? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, हाँ हुआ ना? 10 साल हुआ कि नहीं हुआ? है दादा, हुआ। है दादा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आपको बोला है कि इसमें 7 साल, ठीक है। पहला कंडीशंस क्या बोला सर? 2 कंडीशंस है, एक आपको 10 साल में 2 बार ओके रेसिडेंट होना है, और बोला है कि 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन रहना है इंडिया में। तो 1 2 3 4 5 6 7 ओके, मतलब दिस ना 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 प्रीवियस ईयर है, 7 previous year immediately preceding the previous year, हाँ, this is your calculative previous year, इसके ठीक पिछला 7 साल में, immediate previous 7 साल में आपको 730 days इंडिया में रहना है, और इसके साथ साथ एट ए टाइम दोनों कंडीशन एट ए टाइम फुलफिल होना है। आपको किसी 2 साल में रेसिडेंट भी होना है, ठीक है, पिछला 10 में से ओके। तो फिर आपका जो रेसिडेंशियल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो प्रूवमेंट है वो किसी भी 2 साल प्रूव होना चाहिए। सपोज 1920 में यू आर नॉट रेसिडेंट, 18-19 में भी यू आर नॉट रेसिडेंट, बट 17-18 में यू आर रेसिडेंट, इसमें आप अगेन नहीं हो, इसमें आप अगेन नहीं हो, इसमें भी आप नहीं हो, बट 13-14 में आप रेसिडेंट हो। सर अगर ध्यान से सुनिएगा, सवाल छोटा छोटा पॉइंट है, अगर आप लोग कंसंट्रेट करके नहीं सुनोगे तो आगे इतना जोर का फंसोगे ना सर, आप बहुत छोटा से छोटा चीज गलती कर बैठोगे, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि सुन लो, ध्यान से सुनो। 1 2 3 इसमें एक रेसिडेंट हुआ ना, 13-14 अगर मैं नॉन रेसिडेंट मान के चलूं, से फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर मैं 12-13 को रेसिडेंट मान लूं तो क्या कंडीशंस फुलफिल करेगा? हेलो रौनक का मुझे आवाज नहीं मिल रहा। 7 प्रीवियस ईयर में के बाद हो रहा है, तब नहीं होगा ना? 7 प्रीवियस ईयर के बाद का बात नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करना है। 7 साल में 730 और 10 साल में से 2 बार, लेकिन वो 2 बार ऐसा होना चाहिए जो वो 7 साल के अंदर ही हो। ये जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपको 2 टाइम्स फुलफिल होना है ना सर, हेलो, ये 2 बार ऐसा टाइम पे फुलफिल होना है जो आपके 7 साल के अंदर हो, लेकिन ये 13-14 क्रॉस करके जब 12-13 में जा रहे हैं ना, तो वो 7 साल क्रॉस कर रहा है। ऐसे 10 साल में तो 2 बार उसका फुलफिल हो रहा है। कंडीशंस हमें क्या बता रहे हैं कि 2 out of 10 है ना, कंडीशंस हमें बता रहे हैं कि 10 में से 2 बार रेसिडेंट बनो, तो 10 में से 2 बार वो कहीं भी बन सकता है, बट 730 दिन भी तो होना चाहिए 7 साल में। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? सर इस केस में वो आर्नोर होगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो आर्नोर हो जाएगा। वेरी गुड सर, लेकिन हम लोग तो आरओआर प्रूव कर रहे हैं ना। अगर आरओआर प्रूव कर रहे हैं तो फिर हमें एक चीज ध्यान देना होगा। ये रोशनी बुझते पाली की पाली ना? है दादा। हाँ, तो फिर ध्यान रखिएगा कि इसी तरह से लिख लेना, जो भी डेटा होगा क्वेश्चंस में आपको इसी तरह से लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान मतलब ये देख लीजिएगा, अगर आर्नोर होता है तो फिर वो
जो 2 बार रेसिडेंट होगा, मतलब जिस 2 बार सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 उसका फुलफिल करेगा, जिस 2 बार उसका सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 फुलफिल करेगा, वो 2 बार, और उसके साथ साथ एंड मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 2 टाइम्स फुलफिल मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, और 730 दिन एटलीस्ट 7 साल में होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस एक साथ हो तो वो उसको क्या कहेंगे? दोनों एक साथ हो तो फिर ROR है। अगर नहीं है, अगर ये दोनों कंडीशंस में एक बार ऐसे नहीं होता तो फिर वो, जैसे कि ज्योति ने बताया एकदम सही, RNOR कहलाएगा। आई थिंक क्लियर है। हेलो, आई डोंट नो, मुझे ऋषभ का, रौनक का साउंड एकदम হ্যাঁ ही দাদা আছি আমি আছিস, আওয়াজ পাচ্ছি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি কি তোরা তুমি কোথায় বলছো চলে না, গেলে। কাকের মধ্যে রয়েছো, ওই যে বলছো বোঝাচ্ছ, ওই জন্য কিছু বলছি না। नहीं नहीं, আমি জিজ্ঞাসা করছি তো বুঝতে পারছিস কিনা, জিজ্ঞাসা না না করলে তো বুঝতে পারছি, ओके প্রবলেম নেই। ठीक है। ऋषभ का भी मुझे कोई साउंड नहीं मिल रहा है, पता नहीं सुनने को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बाद में बोलेगा सर ये क्यों हुआ। ओके, तो आई थिंक ROR RNOR का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आया सर, ठीक है, कि कब ROR होगा कब RNOR होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग घर पे इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आप लोग घर में इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे नेक्स्ट दिन करके बताइएगा। लिखिए, होमवर्क लिखिए। सर सर कल होमवर्क चेक करना है क्या? नहीं, कल नहीं, नेक्स्ट वीक करके रखिए ना आप लोग। मिस्टर एक्स, ए फॉरेन सिटीजन, Mr. X, a foreign citizen, came to India for 100 days every year. Came to India 100 days every year since 2001 and 2. 2001, 2002. Calculate residential status. Calculate residential status of Mr. X for previous year 13-14. ओके, मैं जैसे दे रहा हूँ वैसे ही करना ना, 1920 रहता तो 1920 करता। इलस्ट्रेशन नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 7 के तौर पे लिखो। कंटिन्यू विथ प्रॉब्लम 6, कंटिन्यू विथ प्रॉब्लम 6 मतलब ये वाला, ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6। सपोज मिस्टर एक्स came to India for 110 days. Suppose Mr. X came to India for 110 days. Then what will be your answer? What will be your answer for previous year? Same 13-14. Okay, previous year का डेटा सेम ही चल रहा है। इलस्ट्रेशन 8, मिस्टर एक्स, अच्छा दोनों का करना है, रेसिडेंट भी दिखाना है और ROR और RNOR भी अगर हो सके तो जो भी होगा करना। एक बार नॉन रेसिडेंट हो जाए तो फिर जरूरी नहीं होता, लेकिन रेसिडेंट हो जाए तो फिर बताना। मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन reside in London, reside in London, came to India for 140 days, came to India for 140 days,
एवरी नहीं सॉरी हाँ एवरी ईयर सिंस 2004-5 since 2004-2005 calculate residential status for previous year 13-14 ओके जैसे क्वेश्चंस पे हैं, ठीक है, नहीं तो गलती से अब 1920 मत कर देना या 2021 मत कर देना, वॉट एवर क्वेश्चन आस्क योर आंसर शुड बी इन दैट वे। अच्छा आज क्लास तो इतना ही है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आज लास्ट मतलब इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस का फाइनल क्लास ही होगा, उसमें हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, और रेजिडेंशियल स्टेटस का कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, ठीक है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल पॉइंट्स HUF आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। टुडे मेरा इतना ही कहना था आप लोगों को, और उसके बाद फाइनल क्लास के बाद मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस से वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसका क्वेश्चंस का आंसर मुझे भेजिएगा और उसका रिलेवेंट आंसर्स भी मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग चेक कीजिएगा। मतलब बेसिकली टेस्ट है, हाँ, होम टेस्ट, ओके। तो जो भी क्वेश्चंस होगा उसका एक मार्क्स होगा, आपको घर में करना है, फिर मैं आपको उसका रेलेवेंट आंसर शेयर करूंगा, आपको चेक करना है, गलती हुआ तो उसको चेक करके आपको बिठाना है। अगर देखो छोटा सा भी गलती पूरा काटना है, हाँ, स्टेप मार्किंग कुछ नहीं है। तो फिर आई होप समझ गए ना, मतलब जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छे से रेसिडेंशियल स्टेटस का एग्जाम अच्छा दे पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया मैंने जो बोला? है दादा। यस सर। ओके ज्योति समझ में आया? रौनक, ऋषभ, यस ठीक है। तो फिर इसके बाद जो फाइनल क्लास के बाद रेसिडेंशियल स्टेटस पे टेस्ट, ठीक है। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होगा उसमें, उसका एक पर्टिकुलर मार्क्स होगा, 50 मार्क्स हो सकते हैं, 100 मार्क्स भी हो सकते हैं, जितना मार्क्स का भी होगा आपको उसको देना है। उसमें MCQ पैटर्न भी रहेगा और उसमें सब्जेक्टिव पैटर्न भी रहेगा, ठीक है। जिसका एग्जाम में सिर्फ MCQ पूछेगा वो सिर्फ MCQ ही करेगा, आई नो, बट फॉर योर नॉलेज आप MCQ करो सब्जेक्टिव करो, मैटर सेम ही है, जितना जानोगे उतना बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन सब्जेक्टिव एंड MCQ दोनों मिक्सड अप रहेगा, ठीक है। ठीक है दादा। ओके तो इसलिए मैं बोल दिया पहले से, तो आप लोग रेडी रहिएगा। आज इतना ही, कोई सवाल है तो कर लो सर रिगार्डिंग टुडेज क्लास, इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ओके नो सर। ठीक है, टाटा फिर। राक्षी sir. दादा। ओके बाय, चलो बाय सर। राक्षी दादा। बाय बाय। राक्षी दादा। ओके रोशनी बाय, टाटा। टाटा।